हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी या फिर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर आपसे जो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और बेस ईयर, है ना, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब भी आपका इसी कोर्स में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो पीडीएफ्स देख सकते हैं, जो इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं कोर्सेज में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उन्हें आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंध में, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स ऑब्जर्व्ड। ऑप्शंस देखते हैं। 1 अप्रैल 2025, 22 मार्च 2025, 21 मार्च 2025 या फिर 28 फरवरी 2025। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the new investment limit for micro enterprises under the revised MSME classification? संशोधित MSME वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2.5 करोड़ रुपए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी सेक्टर का आपका एग्जाम हो, कोई सा भी, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, ये क्वेश्चन बनना तय है। ये आप याद रखिएगा। ये चार्ट दिया गया है, ये टेलीग्राम पर भी डाल दिया है मैंने, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट के टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्विक रीजन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने जो एमएसएमईज़ होते हैं उनकी नई क्लासिफिकेशन जारी की है। 1 अप्रैल से अस्तित्व में आ चुकी है क्लासिफिकेशन, और जो नई क्लासिफिकेशन है वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के तौर पर दी गई है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम एमएसएमईज़ बोलते हैं, तो देखिए, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है 2.5 करोड़ रुपए तक की, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। ठीक है, पहले कितनी लिमिट थी? 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की। और अगर टर्नओवर लिमिट इसकी कर दी गई है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। ठीक है, तो कोई भी ऐसी मतलब एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट 2.5 करोड़ रुपए हो और टर्नओवर लिमिट उसकी 10 करोड़ हो, उसको कहलाई जाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। फिर दूसरी आती है स्मॉल। स्मॉल में अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 25 करोड़ है, पहले 10 करोड़ थी। जो टर्नओवर लिमिट है वो पहले 50 करोड़ थी, अब 100 करोड़ कर दी गई है। वहीं अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ कर दी गई है, पहले 50 करोड़ थी। टर्नओवर लिमिट को भी डबल कर दिया गया है, 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, पहले 250 करोड़ था।
इस बार का जो बजट स्पीच रहा उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी ये नई क्लासिफिकेशन एमएसएमईज़ के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को लेकर। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 टाइम्स की गई है, 2.5 टाइम्स की गई है पहले की तुलना में, और टर्नओवर लिमिट्स को 2 गुना किया गया है। ऑन विच स्टेट इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एनुअली? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2 अप्रैल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2007 में ये डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। और 2025 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित कंडीशन होती है। आप इतने फैमिलियर नहीं हो पाते, सोशलाइज नहीं हो पाते जो है वर्ड से, या फिर जो भी आपके आसपास का माहौल है उसके साथ सोशल इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, और इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इसका इलाज नहीं है। हु वॉन हिज मेड इन चाइनीज़ ग्रां प्री इन 2025? 2025 चाइनीज़ ग्रां प्री किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने अपना मेड इन चाइनीज़ ग्रां प्री जीता है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से F1 रेसिंग ड्राइवर हैं और फार्मूला 1 में कम्पीट करते हैं मैकलेरन के लिए। और देखिए ये मैसेज मेरे पास आई है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है IBPS इसमें, माफ़ कीजिएगा, हाँ इसमें IBPS क्लर्क में और IBPS PO में। तो देखिए दोनों ही एस्पिरेंट जो हैं जो हम असाइनमेंट क्वेश्चन देते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया करते थे। लगातार कंटिन्यू ये लोग बने हुए थे चैनल के साथ, और इनका सिलेक्शन हो गया। काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ इन लोगों के कमेंट देखकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और इनकी मेहनत जो है अब रंग लाई है। आई होप इस तरह के मैसेजेस आपकी ओर से भी देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में। तैयारी अपनी जारी रखें। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्रीज द ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर PF एडवांस क्लेम्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टू हाउ मच? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF अग्रिम दावों के लिए ऑटो निपटान सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 5 लाख रुपीज़। जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो ऑटो सेटलमेंट किया जाता है एडवांस क्लेम का, प्रोविडेंट फंड में जो एडवांस क्लेम मिलता है उसका जो ऑटो सेटलमेंट किया जाता है उसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, आपको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है 60% ऑफ एडवांस क्लेम्स को प्रोसेस करता है अपने ऑनलाइन ऑटो मोड के जरिए 3 दिन के अंदर। जो ऑटो मोड है इस प्रोविडेंट फंड का जो एक क्लेम सेटलमेंट है, ठीक है, ये अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो सब्सक्राइबर्स हैं यदि इलनेस के लिए उन्हें एडवांस चाहिए तो वो एडवांस ले सकते हैं। तो उसी की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, ऑटो सेटलमेंट एडवांस क्लेम अगर आप चाहते हैं। अच्छा, 2020 में लाए थे और 2024 में फिर उन्हें लिमिट बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दी थी, और अब कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। Which Indian snacks and sweets company has entered into a strategic investment agreement with Temasek? किस भारतीय स्नैक्स और मिठाई कंपनी ने टेमासेक के साथ एक रणनीतिक निवेश समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हल्दीराम्स। हल्दीराम्स जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पैक्ड स्नैक्स एंड स्वीट्स कंपनी है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक के साथ। तो लगभग 10% माइनॉरिटी स्टेक हल्दीराम स्नैक्स फूड में एक्वायर करेगी लगभग 8,000 करोड़ रुपए में। किस वैल्यूएशन पर? $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर। अच्छा, हल्दीराम स्नैक्स फूड ने साथ ही 6% स्टेक भी सोल्ड कर दिए हैं 2 नए इन्वेस्टर्स को, एक तो आबू धाबी बेस्ड ISC इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और दूसरा अल्फा ग्लोबल वेव। हल्दीराम्स की बात करें 1937 में इसकी स्थापना की गई बीकानेर राजस्थान में गंगा बिशन अग्रवाल के द्वारा। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस? किस बैंक ने माफ़ कीजिएगा, किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए। इस पार्टनरशिप के तहत जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो PSB अलायंस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाता है उसको यूज़ करेगा सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए, पेपरलेस फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, MD एंड CEO मातम वेंकटा राव है, MV राव। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज सोल्ड इट्स स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो टू एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? किस लघु वित्त बैंक ने अपना संकटग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने जो अपने स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो है, यानी कि जो पैसा इसका वापस नहीं आया लगभग 80.59 करोड़ रुपीज़ तक का, उसको एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया है। कितने में? 31.43 करोड़ रुपए में, जिसमें 6.25 करोड़ रुपए कैश में दिया गया है और 25.14 करोड़ रुपीज़ सिक्योरिटी रिसीट के रूप में दिया जाएगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भास्कर बाबू रामचंद्रन है, नवी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। Which public sector bank has launched the digital balance confirmation certificate through the PSB Alliance Private Limited portal? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने PSB Alliance Private Limited पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कैनरा बैंक। तो देखिए, जो मैनुअल प्रोसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक ने डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लॉन्च किया है PSB Alliance Private Limited पोर्टल के जरिए। तो इससे क्या होगा, जो ऑडिटर्स है, ठीक है, वो अपनी ऑडिटिंग जो करते हैं उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जो मैनुअल अप्रोच है उसको डिजिटली जो है उसको लागू किया जाएगा। इससे पहले जो ऑडिटर्स थे उनको बैंक से जाना पड़ता था इंडिविजुअली, ठीक है, फिर उनको बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता था, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। कैनरा बैंक ने साथ ही SK मजूमदार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया बैंक में। ये भी संबंधित करंट अफेयर है, तो साथ में इसको क्लब कर दिया गया। Which bank has introduced the ACE feature in its mobile banking app to provide details on more than 2500 mutual funds? किस बैंक ने 2500 से अधिक म्यूचुअल फंडों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ACE सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने ACE फीचर लॉन्च किया अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर, जो कि 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराएगा। तो कस्टमर अपने आप देख सकते हैं कौन सा फंड उनके लिए सही है, क्या कैसी कैसी परफॉर्मेंस उन फंड्स की रही है। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस? बजाज फाइनेंस के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजीव जैन। बजाज फाइनेंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने राजीव जैन को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है, अनूप कुमार शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आशुतोष खजूरिया को एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भवनीश लाथिया को न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। वही व्योमेश कापासी को ग्रुप मैनेजमेंट काउंसिल का नया मेंबर नियुक्त किया है। हाउ मच वर्थ ऑफ लोन्स हैव शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रिटर्न ऑफ बिटवीन फिस्कल 2015 एंड फिस्कल 24? वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कितने मूल्य के ऋण माफ किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 16.35 लाख करोड़ रुपीस। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने 16.35 लाख करोड़ रुपए तक के जो लोन्स हैं उनको रिटर्न ऑफ किया है फिस्कल 15 से फिस्कल 24 के बीच में। रिटर्न ऑफ एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे साफ साफ कि माफ़ कर दिया है, लीगली उनको जो है वापस लाने की मुहिम चलती रहती है बैंकों द्वारा या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन अपनी बैलेंस शीट वो क्लियर करने के लिए ऐसा रिटर्न ऑफ कर देते हैं जो उनका NPA बचा रहता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा ने कहा है कि फिस्कल ईयर 19 जो था 18-19 उसमें हाईएस्ट एवर लोन राइट ऑफ किया गया था, सबसे ज़्यादा लोन वहाँ पर माफ़ किया गया था, तो 2.36 लाख करोड़ रुपीस का। और वहीं फिस्कल 15 में लोवेस्ट राइट ऑफ किया गया था 58,786 करोड़ रुपए का। फिस्कल ईयर 14 में अगर हम देखें 23-24 में, तो बैंक ने 1.70 लाख करोड़ रुपीस का बैंक लोन जो है राइट ऑफ किया है। और इससे पहले वाले फिस्कल में कितना था, 2.16 लाख करोड़ रुपीस का। तो लिखा भी है, राइट ऑफ्स डू नॉट मीन अ वेवर फॉर डिफॉल्टर्स एंड बैंक कंटिन्यू परसुइंग रिकवरीज थ्रू लीगल मैकेनिज्म। RBI की जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 है, इसमें बताया गया कि जो बैंक का ग्रोस NPA है वो 13 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि 2.5% तक पहुंच गया है सितंबर 2024 में, जबकि मार्च में ये 2.7% था। नेट NPAs ये भी डिक्लाइन हुआ है 0.57%, पहले 0.62% था।
ग्रोस एनपीए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है ये भी 3.12% बचा है सितंबर 2024 तक। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज टू डेवलप हाई पावर्ड एंटीट्रॉन लेजर सिस्टम। किस कंपनी को उच्च ऊर्जा प्रणाली में विज्ञान केंद्र से उच्च शक्ति वाली एंटी ड्रोन लेजर प्रणाली विकसित करने का ऑर्डर मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हाई पावर्ड एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा 142.31 करोड़ रुपए की लागत से। तो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाएगा। हैदराबाद बेस्ड जो ये सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज है डीआरडीओ का ही हिस्सा है। विच बेंगलुरु बेस्ड कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद एस्ट्रो स्केल जापान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए एस्ट्रो स्केल जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। जो बेंगलुरु बेस्ड स्पेस मोबिलिटी कंपनी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और एस्ट्रो स्केल जापान, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसका मकसद क्या है? जो भी डेब्री रिमूवल है, सैटेलाइट सर्विसिंग है, सस्टेनेबल इन ऑर्बिट मोबिलिटी है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, स्पेस है, वो क्लीन रहे, सेफ रहे, उसके संबंध में जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विद पेपल टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने पेपल के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTC। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पेपल के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, ताकि जो यूथ है, खासकर कि वेमेन जो लो इनकम फैमिलीज से आती है, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा जा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डेडिकेटेड US सब्सिडरी लॉन्च्ड बाय SCL टेक। SCL टेक द्वारा शुरू की गई नई समर्पित अमेरिकी सहायक कंपनी का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SCL टेक पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस। SCL टेक ने अनाउंस किया कि हमने एक नई US सब्सिडरी लॉन्च की जिसका नाम है SCL टेक पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस। तो जो स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, एज वेल एज फेडरल सिविलियन और डिफेंस एजेंसीज को भी अपनी सेवाएं देगी। मैनेजिंग डायरेक्टर SCL टेक के C विजय कुमार है, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर। अंडर द न्यू टैक्स regime, what is the revised total income limit to avail of the tax rebate under section 87A? नई कर व्यवस्था के अंतर्गत धारा 87A के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए संशोधित कुल आय सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 12 लाख रुपीज़। देखिए क्वेश्चन क्यों लिया गया, क्योंकि 1 अप्रैल से जितने भी ये बजट में जो प्रोविज़न थे टैक्स से संबंधित वो अब लागू हो रहे हैं, क्योंकि नया जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक बार इनको रिवाइज यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स मैंने इनके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। बजट है, मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, विकास सर ने भी इसी कैलकुलेशन करके आपको बताई थी। तो केवल यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरी पार्ट क्या क्या है, क्योंकि इसके लिए पेन पेपर चाहिए होता है, मतलब पेन से बताना पड़ता है, और बजट में मैंने ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो केवल यहाँ पर एक जो है एक रिवीजन मार लेंगे क्या क्या बताया है। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस बिल 2025 अब इनेक्ट हो गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 को नोटिफाई करने के साथ ही अब 1 अप्रैल से जो इनकम टैक्स में जो की चेंजेस किए गए हैं वो अब अप्लाई हो चुके हैं। तो पहला इनकम टैक्स रिबेट है, जो लिमिट है टोटल इनकम जिसके जरिए आप रिबेट हासिल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A, वो 12 लाख होगी। पहले कितनी थी? 7 लाख रुपए थी, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे इसी तरह यहाँ पर है मैक्सिमम रिबेट कितनी है? 60,000 रुपये की, जो मतलब टैक्स पेयर जिनकी इनकम 12 लाख है, ठीक है। और रिवर स्ट्रक्चर अंडर न्यू IT रेजीम है, यहाँ पर अब 7 स्लैब हैं, ये भी आप जानते ही हैं। और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू इनकम 4 लाख। मैक्सिमम रेट विल कम इनटू इफेक्ट फॉर इनकम अबव 24 लैक्स। एंड ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी, या फिर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर। अप्रैल से शुरू हो चुका है, 6% तक लगता था पहले। TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम भी लिखा हुआ है, जो थ्रेशोल्ड है TDS की, मतलब TDS जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए वो अब 1 लाख रुपये होगा, पहले 50,000 रुपये था। और नॉन सिटीजन के लिए थ्रेशोल्ड है वो 50,000 होगी, पहले 40,000 थी। ऐसे ही TCS ऑन मनी सेंड अब्रोड, जो विदेश में पैसा भेजा जाता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के जरिए, RBI की जो स्कीम है, इसके जरिए आप मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं? $250,000 US, ठीक है।
तो उस पर भी जो टैक्स लगता था, TCS लगता है, वो भी बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 7 लाख रुपए था, मतलब जो लिमिट थी जितने पर लगेगा, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है, पहले 7 लाख रुपए तक लगता था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द अर्थ आर्ट 125 ऑब्जर्व? मार्च 22, लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है मार्च की। व्हेन इज द वर्ल्ड पपेट्री डे सेलिब्रेटेड? मार्च 21। इसका थीम था रोबोट्स, AI एंड द ड्रीम ऑफ द पपेट। जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2024-25 हेल्ड इन एटिंग विलेज इन जंस्कार, लद्दाख। अपरान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इज अ यूनिक 12 डिजिट नंबर असाइन टू इंडिविजुअल्स हु जॉइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। एंड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर इज अ यूनिक 14 डिजिट identification number used to access and share health records digitally within India's digital healthcare ecosystem. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। हु हैज assumed additional charge as CMD of REC Limited? B. Sumit Reddy announced retirement from which sport? A new freshwater algae species Cynthia rosmelacini discovered in which state? CDSL Insurance Depository Limited has joined hands with which insurer to offer digital insurance depository services? Reserve Bank of India conducted a $, in rate buy-sell swap auction worth $1 billion for a 3-year tenure on February 28, 2025. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।